हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तू ही आशिकी एपिसोड नंबर 29। के एपिसोड में हमने देखा कि अंजलि ने प्रवीण का पर्दाफाश करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब आइए देखते हैं आगे। अक्षत उन्हें डाइनिंग टेबल की ओर ले जाते हुए बोला, जिंदगी तो नहीं रोक सकते ना डैड, ये तो फिर भी चलती रहेगी। अभी चलिए और मॉम का ध्यान भटकाइए, वरना पूरी रात ये रोते हुए काटेंगी। सुयश जी ने हामी भरी और बोले, ओके, कोशिश शुरू। बोलते हुए उन्होंने अपनी आंखों की हल्की नमी को साफ कर लिया। अब आगे। अगली सुबह अंजलि सोकर उठी तो इस वक्त उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने फ़ोन देखा तो शिवाक्ष के नंबर से मैसेज आया हुआ था। शिवाक्ष का नंबर अब तक उसे अच्छे से याद हो चुका था। उसने मैसेज पढ़ा, उसमें लिखा था 9 बजे तक तैयार रहना। वो मैसेज पढ़ने के बाद शिवाक्ष का नंबर सेव करने लगी। नाम लिखने के लिए आया तो अंजलि ने मुस्कुराते हुए शिवाक्ष का नाम लिख दिया। फिर उठकर तैयार होने लगी। कुछ वक्त बाद जब वो तैयार हो गई तो शीशे के सामने खड़े होकर गोल गोल घूमते हुए अपने आप को देखने लगी। आज उसने सफ़ेद रंग का सूट पहना था। वो अपने कानों में ईयरिंग्स डालने लगी कि इतने में सड़क से गाड़ी के हॉर्न बजने की आवाज़ आने लगी। अंजलि जल्दी से बैल्कनी की ओर आने लगी। शिवाक्ष गाड़ी से टिककर खड़ा हुआ था कि इतने में एक बर्तन जाकर उसके बिल्कुल करीब गिरा। शिवाक्ष हैरानी से बर्तन को देखने लगा। फिर नज़रें उठाकर उसने अंजलि की बैल्कनी की तरफ देखा तो अंजलि वहीं पर खड़ी थी। शिवाक्ष बर्तन को देखते हुए अंजलि से बोला, अंजलि, यहाँ आने पर तुम मुझे बर्तन से मारोगी? अंजलि ने जल्दी से नाव में गर्दन हिलाई और बोली, नहीं शिवाक्ष, मैं भला आपको क्यों मारूंगी? मैंने ये बर्तन नहीं फेंका। अंजलि बोल ही रही थी कि इतने में एक और बर्तन जाकर शिवाक्ष के पैर के पास गिरा। दोनों सामने वाले फ्लैट की बैल्कनी की तरफ देखने लगे। इतने में आयुष भागते हुए बैल्कनी में आया और उसके पीछे पीछे बेलन उठाए हुए प्रियल बाहर आई। आयुष उससे दूर जाते हुए बोला, प्रियल देखो, ये मत करो, लग जाएगी मुझे। आज जान लेकर ही मानोगी क्या? प्रियल ने बेलन दिखाते हुए कहा, अगर ले सकते तो वो भी ले लेते, और जान तो तुम हमरी निकालते रहते हो रोज रोज। तुम्हारी हरकतें हमको रोज गुस्सा दिलाती हैं। कहाँ ज़रूरत थी सुबह सुबह शोर मचाने की? अब उठ गया ना तुम्हारा सपूत, कोई काम नहीं करने देगा हमको। अभी तुम इसको उठाओ और यहाँ से रफू चक्कर हुई जाओ। अगर तुम दुईठो माँ से कोनो भी हमको यहाँ दिखाई दे गया तो तुम्हारी खैर नहीं, चटनी बना देंगे, बता रहे हैं। कहकर प्रियल आयुष को बेलन दिखाते हुए वापस कमरे में चली गई। आयुष ने बालों में हाथ फेरा और वो यहाँ वहाँ देखने लगा। सामने की बैल्कनी में अंजलि और नीचे सड़क पे एक लड़के को खड़ा देखकर आयुष झेंप सा गया। फिर जल्दी से कमरे में चला गया। फिर जल्दी से पीयूष को गोद में उठाए फ्लैट से बाहर निकल गया। शिवाक्ष उसे देखता ही रह गया। अंजलि अपना बैग लिए जल्दी से नीचे आ गई। शिवाक्ष बोला, ये सब यहाँ क्या चल रहा है? अंजलि ने जाते हुए आयुष को देखकर कहा, वो कुछ दिन पहले ही नए किराएदार आए हैं। दोनों ने लव मैरिज की है और अक्सर इनमें प्यार भरी नोकझोंक होती रहती है और फिर कुछ देर बाद दोनों साथ में भी आ जाते हैं। शिवाक्ष बड़ी बड़ी आंखें करके अंजलि को देखकर बोला, वो उसको बर्तन उठाकर मार रही है और तुम इसे प्यार भरी लड़ाई कह रही हो? हाँ, मतलब जितना मैंने देखा है तो ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं मारते। अंजलि ने सहजता से जवाब दिया। शिवाक्ष बैल्कनी की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हारा प्यार भी ऐसा ही होगा? अंजलि ने कुछ सोचा और फिर बोली, हाँ बिल्कुल, मेरा प्यार भी ऐसा ही होगा। शिवाक्ष ने भौहें सिकोड़ के उसे देखते हुए पूछा, मतलब तुम भी बर्तन फेंक कर मारोगी? अंजलि ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ बिल्कुल। अरे मैं तो कहती हूँ कि बर्तन के साथ साथ झाड़ू पोछा और घर का सारा सामान भी फेंक कर मारना चाहिए। शिवाक्ष हैरान परेशान सा उसे देखने लगा और बोला, क्या सच में? अंजलि ने उसके चेहरे के भाव को देखा तो उसे हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं मजाक कर रही थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। शिवाक्ष ने राहत की सांस ली और बोला, शुक्र है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या ये प्यार है? अंजलि सहजता से बोली, ये तो समझ समझ की बात है। समझ सको तो प्यार है और ना समझो तो लड़ाई। सबका अपना अपना तरीका होता है। इनका ये तरीका है तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता।
शिवाक्ष को उसकी बात सही लगी तो उसने सिर हिला दिया, फिर गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए बोला, अच्छा अब चलो वरना क्लास छूट जाएगी। उसके कहने पर अंजलि गाड़ी में बैठ गई। शिवाक्ष ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। कॉलेज कैंपस। आकाश कॉलेज के पास बस से उतरा तो उसी वक्त खुशी भी स्कूटी लेकर कॉलेज पहुंची। आकाश बिना उसकी तरफ देखे कॉलेज के अंदर चला गया। खुशी उसे जाते देखकर खुद से बोली, मुझसे बात नहीं कर रहे हो ना आकाश अग्रवाल? तो मैंने भी तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के तरीके ढूंढे हैं। अभी तुम देखो, तुम्हें मेरी तरफ देखना ही होगा। बोलते हुए वो मुस्कुरा दी, फिर कॉलेज के अंदर आ गई। शिवाक्ष की कार कॉलेज पहुंची तो अंजलि गेट के पास ही उतर गई। शिवाक्ष गाड़ी पार्क करने चला गया। अंजलि वहीं खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगी। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसमें कुछ देखने लगी कि इतने में किसी ने आकर उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। अंजलि ने देखा तो सामने राजीव खड़ा था। राजीव अंजलि को देखते हुए बोला, इतना स्मार्ट लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम फ़ोन में देख रही हो? अंजलि ने सुना तो शरारत से यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, वो सब तो ठीक है पर स्मार्ट लड़का है कहाँ पर? राजीव ने झट से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे मैं हूँ ना। अंजलि हंसते हुए बोली, अच्छा तो आप अपनी बात कर रहे थे, मुझे लगा वाकई में कोई स्मार्ट लड़का होगा। राजीव मुंह बनाते हुए बोला, तो मतलब मैं तुम्हें स्मार्ट नहीं लगता हूँ? अंजलि ने ना में गर्दन हिलाई और बोली, नहीं। राजीव ने आंखें छोटी करके उसे घूरा और बोला, तो ये बात है, चलो ठीक है। अब जब तक मैं तुम्हें स्मार्ट नहीं लगता तब तक तुम्हारा फ़ोन मेरे पास रहेगा। बोलते हुए राजीव वहाँ से भाग गया। अरे राजीव सुनिए तो, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा फ़ोन दे दीजिए। कहते हुए अंजलि भी उसके पीछे चली गई। शिवाक्ष कार पार्क करके आया तो अंजलि उसे भागते हुए अंदर जाते हुए दिखी। वो अपने आप से बोला, ये क्या बात हुई, मेरा इंतज़ार किए बिना ही अंदर चली गई, इतनी भी क्या जल्दी थी, क्लास में तो अभी वक्त है। बोलते हुए वो भी कॉलेज के अंदर आ गया। राजीव और अंजलि कॉरिडोर में भागे जा रहे थे, लेकिन अंजलि राजीव से काफ़ी पीछे रह गई थी। काफ़ी वक्त तक भगाने के बाद भी वो उसे नहीं पकड़ पाई। कुछ देर बाद पहली क्लास की बेल बजी तो अंजलि थककर क्लास लेने चली गई। अंजलि क्लास में पहुंची तो खुशी और आकाश अभी तक वहां नहीं आए थे। वो जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। इतने में प्रोफेसर क्लास में आ गई और लेक्चर देने लगी। दूसरी तरफ आकाश ग्राउंड में बैठा हुआ था। आज उसका क्लास लेने का मन नहीं था। उसके आसपास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे थे, लेकिन फिर भी उसे अकेला सा फील हो रहा था। वो उठकर जाने लगा कि इतने में अपना सिर पकड़े हुए खुशी वहाँ पर आ गई और कराहते हुए बोली, आह मेरा सिर। आकाश ने उसे देखा तो खुशी के सिर में पट्टी बंधी थी और माथे से हल्का खून भी बह रहा था। आकाश फिक्र से बोला, क्या हुआ खुशी, ये सिर में चोट कैसे लगा ली? खुशी हाथ से सिर को दबाते हुए बोली, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम जाओ मुझसे मुंह फेर कर। कैसी बातें कर रही हो खुशी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है, और तुम इतनी चोट लगाकर कहाँ से आई हो, क्या हुआ है? आकाश ने कहा तो खुशी उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोली, चलो कम से कम इस बहाने तुमने बात तो की। बोलते हुए खुशी लगभग बेहोश होकर गिरते हुए आगे बोली, क्या बताऊं, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। आकाश ने उसे गिरते देखा तो झट से बाहों में थामते हुए बोला, क्या हुआ है बताओ ना। बोलकर आकाश ने आराम से उसे बेंच पर बिठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। खुशी उसके सीने पर सिर रखते हुए बोली, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो उसके बाद तुम फिर से मुझसे बात करना बंद तो नहीं कर दोगे ना? आकाश झट से ना में सिर हिलाते हुए बोला, मैं ऐसा क्यों करूँगा खुशी, तुम बताओ तो सही कि ये हुआ क्या, और बहुत ज़्यादा चोट लगी है क्या? डॉक्टर के पास चलें? चोट तो लगी है आकाश, और इलाज की भी सख्त ज़रूरत है, पर डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकते। खुशी ने मासूमियत से कहा तो आकाश ने पूछा, पर खुशी अगर डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते तो कौन करेगा? खुशी बोली, इसका इलाज सिर्फ एक इंसान कर सकता है। कौन? आकाश झट से पूछ बैठा। खुशी उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए बोली, ये।
आकाश ने उसे अपनी तरफ उंगली उठाए देखा तो पूछा, मैं? पर मैं कैसे? तुम पहले की तरह बातें करने लगोगे तो ये ठीक हो जाएगा। आकाश ने उसकी बात सुनी तो खड़ा होते हुए बोला, क्या पागलपन वाली बातें कर रही हो खुशी? ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हें इतनी चोट लगी है, माथे से खून बह रहा है, तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। चलो उठो, डॉक्टर के पास चलो। बोलकर उसने खुशी को भी सहारा देकर उठा दिया। फिर उसे लेकर वहाँ से जाने लगा तो खुशी उसे रोकते हुए बोली, रुको आकाश। नहीं खुशी, चुपचाप चलो। आकाश ने उसकी बात को काटते हुए कहा। खुशी फिर से बोली, मुझे कुछ भी नहीं हुआ आकाश। आकाश उसे देखते हुए बोला, पूरा माथा खून से सना हुआ है, सिर पर पट्टी बांध रखी है और कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ। लगता है तुम होश में भी नहीं हो। खुशी अपने माथे से पट्टी हटाते हुए बोली, मैं बिल्कुल होश में हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। आकाश ने उसे देखा और बोला, पागलपन मत करो खुशी, देखो कितना खून बह रहा है, एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। खुशी अपने माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, ये खून नहीं, सॉस है। उसके शब्द आकाश के कानों में पड़े तो आकाश मुंह खोले उसे देखने लगा। फिर खुशी के माथे से सॉस को उंगली पर लेकर सूंघते हुए बोला, ये तो वाकई में सॉस है। बोलकर उसने खुशी को देखा तो खुशी ने दांत दिखा दिए। आकाश सख्त लहजे में बोला, खुशी ये क्या हरकत है? तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुमने क्या किया है? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। खुशी अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोली, सॉरी आकाश, पर मैं क्या करती, तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। आकाश ने सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, तो क्या तुम ऐसी हरकतें करोगी खुशी? खुशी मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, सॉरी ना आकाश, अब माफ़ भी कर दो। मुझे सच में नहीं पता कि तुम किस वजह से नाराज़ हो, पर प्लीज़ मैंने जो भी गलती की उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और पहले की तरह बात करना शुरू कर दो। खुशी ये माफ़ी मांगने का कोई तरीका नहीं होता, और वैसे भी मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो भी है सब मेरी अपनी वजह से है, तो तुम माफ़ी मत मांगो। आकाश ने कहा तो खुशी ने झट से पूछा, अगर ऐसा है तो तुमने सिर्फ मुझसे बात करना क्यों बंद किया है? अंजलि के साथ तो तुम पहले की तरह बात कर रहे हो, तो मतलब तो यही हुआ ना कि तुम मेरी वजह से नाराज़ हो। आकाश अपना बैग उठाकर वहाँ से जाते हुए बोला, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, और अभी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो खुशी, कुछ वक्त अकेला रहना चाहता हूँ। कहकर वो वहाँ से निकल गया। उसके मना करने के बाद खुशी ने उसके पीछे जाना सही नहीं समझा। तभी उसकी नज़र बेंच पर रखे आकाश के फ़ोन पर पड़ी। खुशी ने झट से फ़ोन उठा लिया। उसने फ़ोन को ऑन किया तो उस पर कोई लॉक नहीं लगा था। जैसे ही होम स्क्रीन खुली तो खुशी वॉलपेपर को देखती ही रह गई। वॉलपेपर पर उसी की फ़ोटो थी। खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया। खुशी बुदबुदाते हुए बोली, ये तो वही फ़ोटो है जो हम तीनों ने साथ में खींची थी, पर आकाश ने मेरी फ़ोटो क्रॉप करके अपने वॉलपेपर पर क्यों लगाई है? बोलते हुए वो असमंजस में खड़ी रही। फिर आकाश की फ़ोन की गैलरी को चेक करने लगी कि तभी आकाश अपना फ़ोन ढूंढते हुए वापस आ गया। खुशी ने झट से फ़ोन की स्क्रीन को ऑफ कर दिया। आकाश ने फ़ोन को उसके हाथ में देखा तो जल्दी से लेते हुए बोला, ओह सॉरी, वो जल्दबाजी में फ़ोन यहीं भूल गया। खुशी को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा था। चलता हूँ कहकर आकाश जाने लगा तो खुशी ने धीरे से सिर हिला दिया। आकाश वहाँ से चला गया और पीछे छोड़ गया सोच में डूबी हुई खुशी को। पुलिस स्टेशन। एक लड़की अपने चेहरे को दुपट्टे से ढके हुए पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुई। उसकी तेज़ी से यहाँ वहाँ घूमती नज़रें किसी को ढूंढे जा रही थी। लड़की ने कांस्टेबल के पास जाकर कुछ बात की तो कांस्टेबल बोला, कुछ देर रुकिए, सर आते ही होंगे, उनके आने के बाद अगर वो इजाज़त देंगे तो आप मिल लीजिएगा। लड़की ने सिर हिलाया और वहीं रखी बेंच पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर थाने में आए तो लड़की ने कांस्टेबल को उनसे बात करने के लिए इशारा किया। कांस्टेबल इंस्पेक्टर के पास गया और कुछ बात करने के बाद वापस बाहर आकर लड़की से बोला, टेबल पर रखे रजिस्टर पर साइन करो और अपना नाम और पता लिख दो। उसके बाद तुम उस लड़के से मिल सकती हो। वैसे तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे? लड़की झट से बोली, वो मेरा भाई है। तभी मुँह छुपाए घूम रही हो?
कहकर कांस्टेबल ने वहीं पर लड़की को जेल की चाबी को निकाला। लड़की ने रजिस्टर पर माहिरा नाम लिखा और अपनी मर्जी से कोई भी फ़ोन नंबर और एड्रेस डालकर कांस्टेबल के साथ चली गई। कांस्टेबल ने कारागार का दरवाज़ा खोला और लड़की को साथ लिए अंदर चला गया। अंदर काफ़ी सारी सलाखें थीं जिनके पीछे कैदियों को रखा गया था। चलते चलते वो एक सलाख के बाहर आकर खड़े हो गए। कांस्टेबल बोला, सिर्फ 5 मिनट का वक्त मिलेगा, इतने में जो बात करनी है जल्दी करो। कहकर वो वहाँ से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। अंदर बैठे प्रवीण ने जब देखा कि कोई उसकी सलाखों के बाहर आकर खड़ा हुआ है तो वो बाहर की तरफ देखने लगा। फिर गुस्से से बोला, अब क्यों आई हो यहाँ? क्या ये देखने आई हो कि यहाँ पर ये लोग मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो खुश हो जाओ, क्योंकि अच्छा बिहेव तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। खाने के लिए पानी से भी पतली दाल दे रहे हैं और रोटी का तो पूछो मत, इतनी सख्त है कि हथौड़ा मारने से भी ना टूटे। सामने खड़ी श्वेता ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया और बोली, मैं यहाँ पर ऐसा कुछ देखने नहीं आई। तो क्यों आई हो? हमदर्दी दिखाने? पर मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जब ज़रूरत थी उस वक्त तो तुमसे साथ दिया नहीं गया, तो अब यहाँ आकर क्या उखाड़ लोगी? चली जाओ यहाँ से। बोलकर प्रवीण दूसरी तरफ घूम गया। श्वेता एटीट्यूड से बोली, मुझे तुमसे हमदर्दी दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस यहाँ इतना कहने आई थी कि अगर तुम्हें मार पीट कर तुम्हारे साथ मिले हुए बाकी लोगों का नाम पूछा जाता है तो तुम किसी भी हालत में मेरा नाम नहीं लोगे। और अपने उन दोस्तों को भी समझा दो कि गलती से भी मेरा नाम अपनी ज़ुबान पर ना लेकर आए। प्रवीण हंसते हुए बोला, ओह, तो बात ये है। हवालात में बंद होने की फिक्र और डर तुम्हें यहाँ खींच लाया। तभी तो मैं सोचूं कि बिना किसी मतलब के तुम यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि जब तक अपना मतलब ना हो तब तक चालाक लोमड़ी कुछ नहीं करती। श्वेता ने बोरियत से भरकर उसे देखा और बोली, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। प्रवीण दोनों हाथों को आपस में मलते हुए बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने आप को बचाना है तो तुम्हें मेरी बकवास सुननी होगी। उसकी बातें सुनकर श्वेता को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन इस वक्त उसके पास वक्त की भी कमी थी और गुस्सा करने से काम बिगड़ सकता था। इसीलिए उसने अपना गुस्सा काबू में रखना ही सही समझा। अपनी मुट्ठियाँ कसकर गुस्से को दबाते हुए उसने कहा, देखो प्रवीण, अगर हम दोनों अंदर गए तो उसके बाद उस मुसीबत और शिवाक्ष को अलग करने वाला कोई नहीं होगा। इससे अच्छा है कि हम दोनों में से कोई एक बाहर रहकर उनको अलग करता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 3 या 4 साल की सज़ा होगी और उसके बाद तुम बाहर आ जाओगे, और तब तक मैं बाहर सब कुछ संभाल लूँगी। मुझे उनके साथ आने या ना आने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो बस मुझे अपना बदला लेना है। बोलते हुए प्रवीण की आंखों में गुस्सा उतर आया। श्वेता बोली, एग्जैक्टली प्रवीण, मैंने कब मना किया कि तुम अपना बदला मत लो? तुम अपना बदला लो, बेशक लो, पर जिस मकसद के चलते हमने ये सब किया, अगर वो मकसद ही पूरा ना हो तो क्या ही फ़ायदा। बात तो तब बनेगी जब हमारा मकसद भी पूरा हो जाए। उन दोनों को अलग करने का इरादा मैं कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहती। शायद ही इससे बड़ी हार उनके लिए कोई होगी। उसकी बात सुनकर प्रवीण का दिमाग भी इस ओर चलने लगा। उसने कुछ सोचते हुए कहा, अगर उनको अलग ही करना है तो मैं चाहूँगा कि ऐसा कुछ किया जाए जिसके चलते अंजलि को भी जेल हो जाए, और वो भी मेरी तरह सलाखों के पीछे हो। प्रवीण की बात पर श्वेता रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है प्रवीण, अगर तुम ऐसा कुछ चाहते हो तो ऐसा ही होगा। बहुत जल्द मैं कुछ ऐसा करूँगी जिसके चलते वो मुसीबत जेल की सलाखों के पीछे होगी। बोलकर श्वेता चुप हुई तो इतने में कांस्टेबल वहां आते हुए बोला, चलो चलो, अब बाहर निकलो, तुम्हारा मिलने का वक्त अब पूरा हुआ। श्वेता ने उसे आते देखा तो जल्दी से अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक लिया और बाहर जाते हुए बोली, अभी जो फैसला किया उसे याद रखना। बाहर जो काम हो रहा है वो तुम भी चाहते हो, तो ऐसे में मुझे अंदर करवाने वाला कोई काम करके बेवकूफ़ी मत करना। कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। कॉलेज कैंपस। अंजलि अपनी क्लास लेकर बाहर आई तो राजीव को ढूंढने लगी। सब जगह कॉरिडोर में देखने के बाद भी उसे राजीव नहीं मिला। अंजलि ने निराशा से कहा, अब मैं इनको कहाँ ढूंढूं? और ऊपर से खुशी और आकाश भी कहीं नहीं दिख रहे। पता नहीं आज दोनों कहाँ रह गए। एक काम करती हूँ,
म्यूज़िक रूम में जाकर देखती हूँ, अक्सर सब लोग वहीं बैठे रहते हैं। बोलते हुए वो म्यूज़िक रूम की तरफ चल दी। म्यूज़िक रूम में आकर उसने देखा तो राजीव अंदर बैठा गिटार बजा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। अंजलि धीमे कदमों से चलते हुए अंदर आ गई। वो इतना आराम से चल रही थी कि इस बार तो उसके पैरों में बंधे घुंघरू ने भी आवाज़ नहीं की। उसने देखा कि राजीव ने अपने बगल में बेंच पर एक फ़ोन रखा था। अंजलि उससे काफ़ी दूर खड़ी थी तो वो फ़ोन को अच्छे से देख नहीं पा रही थी। उसने अपना हाथ दूर खड़े होकर ही आगे बढ़ा दिया। किस्मत से उसका हाथ फ़ोन तक पहुंच गया। उसने झट से फ़ोन लिया और वहां से बाहर भाग गई। बाहर जाते वक्त वो भाग तो गई तो उसके पैर के घुंघरू ने आवाज़ कर दी। राजीव ने एक आंख खोलकर उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए खुद से बोला, क्या बात है, इसे कहते हैं चालाकी। लेकिन जिसके साथ कर रही हो वो बंदा इतना सीधा नहीं है। बोलते हुए वो फिर से गिटार बजाने लगा। अंजलि ने बाहर आकर फ़ोन देखा तो वो उसका फ़ोन नहीं था। ओह नो, ये तो मेरा फ़ोन है ही नहीं, सारी मेहनत बेकार गई। बोलते हुए अंजलि ने वापस से दरवाजे की तरफ देखा और फिर दरवाजे के पास खड़ी होते हुए अंदर झांकने लगी। राजीव अभी भी शांति से बैठा गिटार बजा रहा था। अंजलि ने थोड़ी नज़रें घुमाई तो देखा कि राजीव के दूसरी तरफ एक और मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। शायद ये मेरा मोबाइल फ़ोन होगा। बोलते हुए अंजलि फिर से धीरे धीरे अंदर जाने लगी। अंजलि ने जाकर जल्दी से उस फ़ोन को अपने हाथ में उठा लिया। वो बाहर जाने लगी तो इतने में राजीव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ उड़ चली तितली। अंजलि ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। राजीव उसके करीब आकर उसके दूसरे हाथ से फ़ोन छीनने लगा तो अंजलि ने अपना हाथ उससे दूर कर दिया। जैसे ही राजीव फ़ोन पकड़ने लगता है वैसे ही अंजलि अपना हाथ झट से दूसरी तरफ ले जाती है। फ़ोन को पकड़ने की कोशिश में राजीव नज़रें जमाए अंजलि के चेहरे को ही देखे जा रहा था। वहीं अंजलि का ध्यान पूरी तरह से फ़ोन पर था। अंजलि बोली, देखिए राजीव, आप मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश बंद कर दीजिए, वरना मैं भी आपका फ़ोन वापस नहीं दूंगी। आपका फ़ोन मेरे पास ही है। राजीव तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मत दो, मैं भी तुम्हारा फ़ोन इतनी आसानी से नहीं दूंगा। तो फिर कैसे देंगे? अंजलि ने पूछा तो राजीव अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, जब तुम ये कहोगी कि मैं तुम्हें स्मार्ट लगता हूँ, ये कह दोगी तो फ़ोन दे दूंगा, और अगर नहीं तो भूल जाओ कि कभी तुम्हारे पास फ़ोन भी था। अंजलि मुंह खोले उसे देखने लगी। आंखें छोटी करते हुए बोली, आप ऐसे धमका कर अपनी तारीफ नहीं करवा सकते। मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। बोलकर राजीव ने उसे झटके से अपनी ओर खींचा। अंजलि उससे टकरा गई और राजीव उसे लिए बेंच पर गिर पड़ा। राजीव की पीठ बेंच से लगी हुई थी और अंजलि उसके ऊपर थी। अंजलि ने कसकर आंखें बंद कर ली। उसके बाल राजीव के चेहरे पर बिखर गए तो राजीव ने भी आंखें बंद कर ली। साथ ही साथ उसकी पकड़ अंजलि के ऊपर कस गई। अंजलि जल्दी से खड़ी होने लगी तो राजीव ने झट से उसे छोड़ दिया। अंजलि ने फ़ोन उठाया और वहाँ से बाहर भाग गई। राजीव उठकर बैठा और बाहर जाती हुई अंजलि को देखने लगा। उसकी सांसें तेज़ चल रही थीं। उसने अपने सीने पर हाथ रखा तो उसका दिल भी बेहद तेज़ी से धड़के जा रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं, फिर वापस से बेंच पर लेट गया। अंजलि ने बाहर आकर देखा तो वो फ़ोन भी उसका नहीं था। उसने सिर पर हाथ रखा और बोली, हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? मैं 2 फ़ोन देख चुकी हूँ पर उन दोनों में से कोई भी मेरा नहीं है। बोलते हुए वो निराशा से भर गई। वो उदास हुई ही थी कि इतने में एक हाथ उसके चेहरे के आगे आया जिसके ऊपर एक फ़ोन रखा था। अंजलि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से फ़ोन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि इतने में राजीव ने हाथ पीछे खींच लिया। अंजलि बड़ी बड़ी आंखें किए उसे देखते हुए बोली, राजीव, फ़ोन दे दीजिए। राजीव फ़ोन को ऊंचा हवा में उठाते हुए बोला, पहले बोलो कि मैं तुम्हें स्मार्ट लगता हूँ या नहीं। अंजलि उसकी शैतानियों से हार मानते हुए बोली, हाँ बाबा, आप स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं। और भी कुछ सुनना है क्या? अंजलि ने कहा तो राजीव मुस्कुराते हुए बोला, ये हुई ना बात। बोलकर उसने फ़ोन को अंजलि की ओर बढ़ा दिया। अंजलि ने जल्दी से फ़ोन लिया, फिर देखने लगी तो इस बार ये उसी का फ़ोन था। अंजलि ने बाकी के दोनों फ़ोन राजीव के हाथ में रख दिए। राजीव ने फ़ोन लिए और अपनी जेब में डालकर अंजलि को देखने लगा। फिर कॉरिडोर की बाउंड्रीज से टिक कर खड़ा हो गया। अंजलि ने अपने फ़ोन को बैग में डाला और राजीव को घूरने लगी।
अंजलि ने फिर पूछा, ये दोनों फ़ोन आपके हैं क्या? बिल्कुल मेरे फ़ोन की तरह हैं। राजीव हंसा और अपनी पिछली पॉकेट से एक फ़ोन निकालते हुए बोला, ये फ़ोन मेरा है। तो फिर वो दो फ़ोन किसके हैं? अंजलि के सवाल पर राजीव बोला, ये तो मैंने दो बच्चों से छीने थे ताकि तुम्हें चकमा दे सकूं, और तुम्हें चकमा मिला भी। अंजलि ने हैरानी से कहा, क्या आपको पता था कि मैं फ़ोन चुराने आऊँगी? राजीव अपनी कॉलर चढ़ाते हुए बोला, और नहीं तो क्या। हो, कितने गंदे हैं ना आप। आपने बाकी स्टूडेंट्स के भी फ़ोन छीन लिए, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। बोलते हुए अंजलि के चेहरे पर नाराज़गी आ गई। राजीव आंखें छोटी करके उसे देखते हुए बोला, अरे तो इसमें मुंह क्यों बना रही हो? मैंने जिनसे छीने थे मैं उनको वापस कर दूंगा ना। आप नहीं सुधरने वाले। बोलकर अंजलि ने सिर हिला दिया, फिर अगली क्लास लगाने का कहकर वहाँ से चली गई। राजीव वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोला, अगर कोई सुधारने वाली मिल जाए तो सुधर भी सकता हूँ, इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं हूँ। कहकर वो भी वहाँ से चला गया। कॉलेज की सबसे ऊपरी मंजिल पर अक्षत रेलिंग के सहारे टिककर खड़ा था और अपने फ़ोन में माही की तस्वीर को जूम करके देखे जा रहा था। उस तस्वीर में माही ने लहंगा पहना था, और ये तस्वीर उस दिन खींची गई थी जब माही ने अक्षत के कहने पर लहंगा पहना था। अक्षत तस्वीर को देख ही रहा था, इतने में किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अक्षत ने झट से फ़ोन बंद किया, फिर पीछे देखा तो वहाँ राजीव खड़ा था। उसे वहाँ देखकर अक्षत ने राहत की सांस ली। राजीव उसके हाथ में पकड़े फ़ोन को देखते हुए बोला, क्या बात है, तस्वीर देखी जा रही है? वैसे डर गया था क्या कि कहीं पीछे माही ना खड़ी हो? अक्षत झेंप गया, फिर जल्दी से ना में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं तो मैं उससे क्यों ही डरूंगा? वो आ भी जाती तो भी कोई बात नहीं थी, या फिर कोई भी आता, मुझे कोई डर नहीं है। राजीव मुस्कुराते हुए बोला, बेटा डर तो तू गया था, और जब तूने इतनी जल्दबाजी में फ़ोन को बंद किया तो उसके बाद ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि तुझे माही को देख लेने का डर था। अक्षत दूसरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे क्यों डर होगा? मैं तो बस ये देख रहा था कि फ़ोटो अच्छी आई है या नहीं, कहीं ब्लर तो नहीं हो गई। राजीव भौहें तानते हुए बोला, अच्छा तो ये बात है, फिर तो मुझे मेरी फ़ोटोज़ भी देखनी चाहिए। मेरी बहुत सी फ़ोटो ब्लर आती हैं, फ़ोटो में मेरी नाक के बाल ठीक से नज़र नहीं आते। अब अगर तू इतनी बारीकी से देखेगा तो मुझे अच्छे से बता सकता है कि मेरी कौन सी फ़ोटो कितनी ब्लर आई है। चल अब मेरी फ़ोटोज़ देख। बोलकर राजीव ने अपना फ़ोन निकाला और अपनी फ़ोटोज़ अक्षत के सामने करते हुए बोला, ये ले देख, जूम करके देख। अक्षत ने चिढ़ा हुआ मुंह बनाया और राजीव को घूरने लगा। राजीव ने अपनी फ़ोटो जूम की और अक्षत की आंखों के सामने ले जाते हुए बोला, अरे देख ना, अब क्यों नहीं देख रहा? माही भी तो मेरी तरह तेरी दोस्त ही है ना, तो अगर तू उसकी फ़ोटो जूम करके देख सकता है तो फिर मेरी क्यों नहीं? अक्षत ने उसका हाथ अपनी आंखों के आगे से हटाया और चिढ़ते हुए बोला, राजीव क्या कर रहा है? मैं कोई फ़ोटो टेस्टर नहीं हूँ जो तेरी फ़ोटो में नाक के बाल ढूंढूंगा। वो फ़ोटो वाकई में ब्लर आई थी, इसलिए देख रहा था। छुपकर खींची गई फ़ोटो ब्लर ही आती है। अब ऐसे चोरी छिपे उसकी फ़ोटो खींचेगा तो डीएसएलआर वाली फ़ोटो थोड़ी आएगी। राजीव की बात पर अक्षत ने चेहरे पर हाथ रख लिया। राजीव उसका हाथ चेहरे से हटाते हुए बोला, अब मुंह क्यों छुपा रहा है? तू उसको पसंद करता है, ये बात उसको बताने में और कितना वक्त लगेगा? पहले से ही 2.5 साल हो चुके हैं। तू इतने वक्त तक उसके पास्ट की बुरी यादों को समझता आया है अक्षत, पर अब बहुत हो गया यार। मुझे लगता है कि अब तुझे उसको बता देना चाहिए, और ज़्यादा वक्त लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। अक्षत ने निराशा भरी सांस ली और बोला, क्या बताऊं राजीव, इस तरह की कोई बात शुरू होती है तो वो फटाफट वहाँ से निकल जाती है। अभी तक मुझसे बात करती है, पर अगर उसको ऐसा कुछ कह दूंगा तो हो सकता है बात करना भी बंद कर दे। राजीव ने उसका कंधा थपथपाया और बोला, नहीं करेगी, मैं जानता हूँ उसको, तू एक बार कोशिश तो कर। अगर वो नाराज़ होती भी है तो वो नाराज़गी ज़्यादा वक्त की नहीं होती, और बिना कोशिश किए ऐसे वक्त बर्बाद करते रहना समझदारी नहीं है। जो डर गया वो घर गया, और अगर तू भी ऐसे ही डरता रहेगा तो रोज़ कॉलेज जाकर घर चला जाएगा और तेरा कुछ नहीं होने वाला। अक्षत ने आंखें बंद की और बोला, सही कह रहा है तू, अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो मैं घर से कॉलेज और कॉलेज से घर ही आता जाता रहूँगा। मुझे शुरुआत करनी ही चाहिए।
अब की ना काम की बात, यही जुनून चाहिए। प्यार में जुनून का होना बहुत ज़रूरी है, बोलकर राजीव नौटंकी करते हुए आगे बोला। देखिए दामाद जी, मैंने अपनी बेटी को अपना खून पिलाकर पाला है। बचपन से ही उसको खून पीने का बहुत शौक था। दिन में 4-5 गिलास खून तो वो पी ही लेती है। उसको खून पिलाने के लिए हमने पड़ोसियों का भी खून चूसा है। आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप भी उसका उसी तरह ख्याल रखेंगे और अपना और अपने पड़ोसियों का खून पिलाते रहेंगे। और हाँ, साथ में छोटा मोटा नमकीन बिस्किट भी रखिएगा। अक्षत ने उसके सिर पर हाथ मारा और बोला, नौटंकी बंद कर और ज़्यादा बाप मत बन। मैं बाप ही हूँ, बच्चा है वो मेरा। बोलकर राजीव अक्षत के गले लगा और बोला, मैं उसको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ यार, और मुझे लगता है कि तेरे साथ वो सच में खुश रहेगी। वो बचपन से ही मेरे साथ रही है। हमारा रिश्ता बेहद ख़ास है और मुझे अपने रिश्ते की कदर है। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा लड़का आए, और मुझे तुझ में वो लड़का दिखाई देता है। तो उम्मीद है कि तू समझ गया होगा कि आगे क्या करना है। अक्षत उससे अलग होते हुए बोला, जी ससुर जी, मैं अच्छे से समझ गया। अभी अगर आपने मुझे समझा लिया हो तो लेक्चर लगाने चलें। वैसे भी आप कॉलेज की डिग्री लेने में काफ़ी देरी कर चुके हैं, और अगर अभी भी आपने लेक्चर अटेंड नहीं किए तो शायद अगले साल भी आपको फिर से इसी सेमेस्टर में बैठना पड़ेगा, और आपका बुढ़ापा भजन की बजाय पढ़ाई में ही गुजरेगा। हाँ हाँ चलो दामाद जी, वैसे कितनी अच्छी बात है कि आप, मैं और मेरी बेटी एक साथ कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। राजीव ने फिर से कहा तो अक्षत उसका कान पकड़ते हुए बोला, अब बस कर, बहुत हो गया ये पापा पापा बोलना। माही के लिए बंद कर दे, समझ में आया ना? अक्षत ने कहा तो राजीव ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। दोनों अपनी क्लास की तरफ चले गए। इधर श्वेता जैसे ही कॉलेज पहुंची तो वो सीधे म्यूजिक रूम में गई, मानो पहले से ही जानती हो कि जिसे उसे देखना है वो म्यूजिक रूम में ही मिलेगा। श्वेता ने कमरे के अंदर झांका तो शिवाक्ष अंदर ही बैठा था और गिटार बजा रहा था। श्वेता उसके सामने जाकर बैठ गई, फिर एकटक उसके चेहरे को देखते हुए बोली, क्या बात है शिवाक्ष, सैड लग रहे हो? शिवाक्ष ने उसे देखा और बोला, नहीं, कुछ खास नहीं। श्वेता फिर बोली, वैसे राजीव के माथे पर लगा इल्ज़ाम हट गया, ये अच्छी बात हुई ना? शिवाक्ष गिटार बजाना बंद करते हुए बोला, हाँ, काफ़ी अच्छी बात हुई। श्वेता ने कुछ सोचते हुए पूछा, वैसे जितना मैं समझ पाई हूँ तो राजीव से ज़्यादा अंजलि तुम्हारे क्लोज़ है, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें नहीं बताया। लगता है तुमसे ज़्यादा विश्वास अपने बाकी दोस्तों पर करती है। जैसे राजीव भी उसका दोस्त शायद तुमसे पहले बन गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। बोलकर वो ज़बरदस्ती की हंसी हंस दी। शिवाक्ष अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, सही कहा श्वेता, अंत भला तो सब भला। वो खुद लड़ना सीख रही है और इतनी हिम्मत रखती है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मेरे लिए इतना काफ़ी है। और जहाँ तक बात रही भरोसा करने की, तो बेशक अभी अपने दोस्तों के मुकाबले वो मुझ पर कम भरोसा करती होगी, लेकिन वक्त के साथ ये भरोसा मैं कमा लूँगा। क्लास का वक्त हो गया है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी चलना चाहिए। बोलकर वो वहाँ से बाहर चला गया। श्वेता ने मुट्ठी कस ली और उसे जाते हुए देखकर बोली, ये क्या बोलकर चला गया? मुझे तो लगा था कि गुस्सा होगा, पर ये तो सरेआम उस मुसीबत की तारीफ करने लगा है। मेरी सारी मेहनत बेकार जाती दिख रही है। चाहे जितनी कोशिश करूं, ये मुसीबत बच ही जाती है। अब लगता है कुछ बहुत बड़ा करना होगा, जिससे ये मुसीबत भी जेल चली जाए और शिवाक्ष की नज़रों में भी गिर जाए। दूसरी तरफ खुशी अकेली ही कॉलेज के ग्राउंड में बैठी थी। आकाश अपने घर चला गया था। वो खुद से ही बोली, ये सब क्या हो रहा है? आकाश ने सिर्फ मेरी फ़ोटो अपने वॉलपेपर पर क्यों लगाई है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ वो मुझसे नाराज़ है और दूसरी तरफ उसके वॉलपेपर पर मेरी फ़ोटो। क्या अब मैं जो सोचने लगी हूँ वो सही है? वो खुद से ही बोल रही थी कि इतने में अंजलि कॉलेज से बाहर आई। खुशी जल्दी से उसकी तरफ चली गई। अंजलि ने उसे ग्राउंड से आते देखा तो बोली, खुशी, तुम अगर कॉलेज आई थी तो लेक्चर क्यों अटेंड नहीं किया? खुशी ने कन्फ्यूजन से भरकर कहा, मेरी अपनी ही उलझनें कम नहीं हो रही अंजलि। प्रोफेसर का लेक्चर सुनकर मैं और कन्फ्यूज़न में चली जाती हूँ। अंजलि बोली, अब क्या कन्फ्यूज़न है तुम्हें? खुशी एक्साइटमेंट से भरकर बोली, तुम्हें पता है मुझे अभी क्या पता चला?
नहीं तो तुम बताओगी तभी तो पता चलेगा, अंजलि ने कहा तो खुशी जल्दी से बोली। यूं तो आकाश मुझे पहले की तरह ढंग से बात नहीं करता, लेकिन उसके फ़ोन में मेरी फ़ोटो का वॉलपेपर है। अंजलि ने सुना तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई। खुशी आगे बोली, तुम भी हैरान हो ना? मुझे भी ऐसे ही शौक लगा है। तुम्हें क्या लगता है अंजलि, इसकी क्या वजह हो सकती है? अंजलि ने कुछ बोलना चाहा तो उसे आकाश की बात याद आ गई, जब आकाश ने कहा था कि वो नहीं चाहता कि उसकी फीलिंग्स के बारे में अंजलि को पता चले, बल्कि वो ये चाहता है कि खुशी खुद से उसे पसंद करे। खुशी ने अंजलि को खामोश खड़े देखा तो उसे बाजू से पकड़कर हिलाते हुए बोली, अरे कुछ बोलो भी, तुम्हें तो वाकई में सदमा लग गया। इतनी शौक तो मैं भी नहीं हुई थी। तुम्हें क्या लगता है खुशी, इसकी क्या वजह हो सकती है? अंजलि ने पूछा तो खुशी कुछ सोचते हुए बोली, इस सब की तो एक ही वजह हो सकती है, लेकिन मैं अपने आप से कुछ नहीं सोचना चाहती। अंजलि ने सिर हिलाया और बोली, सही बात है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहता है। खुशी ने गहरी सांस ली और बोली, दिल तो अब कुछ भी नहीं कहता अंजलि, इसको भी पता चल चुका है कि ये एक नंबर का बुद्धू है। अंजलि ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, दिल के साथ थोड़ा दिमाग भी चलाया जाए तो कोई बुराई नहीं है। आज से पहले किसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, कब कब साथ दिया, कैसा बिहेव किया, ये सब बातें याददाश्त में रहती हैं खुशी। तो इस हिसाब से भी तुम अंदाज़ा लगा सकती हो कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन नहीं। खुशी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तुम बताओ ना, तुम्हें ये सब जानकर क्या लगता है? क्या आकाश के दिल में मेरे लिए कुछ है? अंजलि बेचारी मंझधार में फंस चुकी थी। एक तरफ वो आकाश की फीलिंग्स के बारे में नहीं बता सकती, वहीं दूसरी तरफ खुशी यही बात उससे पूछे जा रही थी। अंजलि सहजता से बोली, खुशी, मैं जो कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। खुशी ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, तुम सुनाओ तो सही, मैं तो सुनने को तैयार हूँ। अंजलि आगे बोली, देखो, जैसा तुम सोच रही हो, अगर आकाश के दिल में ऐसा कुछ भी है तो तुम उसका दिल रखने के लिए उसके साथ मत जाना। इस बात को अलग रखकर अगर तुम्हें लगता है कि आकाश और तुम्हारा साथ सही है और उसमें तुम भी खुश हो, तभी उसके साथ जाना। उससे बात करने की कोशिश में अपने आप को किसी मजबूरी के रिश्ते में डालना सही नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? खुशी ने सिर हिलाया और बोली, तुम समझाओ और मैं ना समझूं? ऐसा कभी हो सकता है क्या? तुम ये समझाना चाहती हो कि मुझे उसे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, बल्कि तब पसंद करना चाहिए जब मैं भी दिल से उसको पसंद करूं। तुम यही कहना चाहती हो ना? अंजलि ने हाँ में सिर हिला दिया। खुशी फिर बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। क्या? अंजलि ने पूछा तो खुशी बोली, मैं अभी कुछ दिन पहले तक प्रवीण के आगे पीछे घूमती थी। अगर आकाश मुझे पसंद करता भी है तो ये सब देखने के बाद हो सकता है कि वो नापसंद करने लगा हो, और वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि पिछले लड़के को गए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और मैं उसके साथ आ गई। वो मुझे गलत तो नहीं समझेगा ना? अंजलि ने उसका हाथ कसकर थामा और बोली, खुशी, अगर कोई तुम्हें वाकई में पसंद करता है तो वो तुम्हें गलत नहीं समझेगा और उसका प्यार भी कम नहीं होगा। और जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो इंसान ही तुम्हारे लिए गलत था। तुमने तो उसको दिल से पसंद किया, पर वो ही उसके लायक नहीं था। और मैं आकाश को जानती हूँ, अगर वो किसी को पसंद करता है तो उसकी गलतियों को भी अपना लेता है। खुशी कसकर अंजलि को गले लगाते हुए बोली, ओह अंजलि, तुमने सब कुछ क्लियर कर दिया। हालांकि मैं उदास रहने वाली लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ, और ना ही मुझे लोगों की कोई परवाह है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। पर पता नहीं इस वक्त आकाश के लिए मैं क्यों इतना ज़्यादा सोच रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बोर्ड का प्रैक्टिकल देने जाना है और एग्जामिनर ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछकर मुझे फेल कर देना है। आज से पहले उससे बात करने में भी मुझे कभी इतना अजीब नहीं लगा जितना इस वक्त उसके बारे में सोचने से लग रहा है। अंजलि ने उसकी पीठ थपथपाई और बोली, शांत हो जाओ खुशी, सब सही होगा। खुशी उससे अलग हुई और वहाँ से जाते हुए बोली, ठीक है, कल मिलते हैं अंजलि, अभी मैं चलती हूँ, कुछ ज़रूरी काम करना है। बोलकर वो जल्दी से भागते हुए वहाँ से निकल गई। अंजलि खुद से बोली, मैंने खुशी को तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया आकाश। उसे जो लगा उसने खुद महसूस किया।
अब उसके बाद जब उसने मुझसे पूछा तो थोड़ी बहुत बातें मैंने उसे बताईं। उम्मीद करती हूँ कि मैंने तुम्हारी बात का भी मान रखा होगा। बोलकर वो भी वहाँ से निकल गई। वो कॉलेज के बाहर आई तो शिवाक्ष गाड़ी से टिककर वहीं खड़ा था। उसे देखकर अंजलि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके कदम शिवाक्ष की ओर बढ़ गए। अंजलि उसके पास आई तो शिवाक्ष ने पूछा, हो गई छुट्टी? अंजलि ने हाँ में सिर हिला दिया। शिवाक्ष आगे बोला, तो खड़ी क्या हो, भाग जाओ। अंजलि को समझ नहीं आया कि शिवाक्ष ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने मासूमियत से पूछा, मतलब मैं क्यों भागूं? मैं कुछ समझी नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? शिवाक्ष दूसरी तरफ देखते हुए बोला, समझना क्या है, साफ साफ तो कहा है, जैसे सुबह बिना रुके भाग गई थी वैसे ही अभी भी भाग जाओ। उसकी बात सुनकर अंजलि को सुबह की हरकत याद आ गई। जब राजीव उसका फ़ोन लेकर भागा था तो अंजलि बिना शिवाक्ष का इंतज़ार किए ही उसके पीछे भाग गई थी। अंजलि माफ़ी मांगते हुए बोली, माफ़ कर दीजिए शिवाक्ष, सुबह मैं आपके लिए रुकी थी लेकिन फिर राजीव मेरा फ़ोन लेकर भाग गए तो फिर मैं भी उनके पीछे चली गई और तुम मुझे भूल गई। शिवाक्ष ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा। उसका लहजा नाराज़गी भरा था। अंजलि ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया और बोली, नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अरे जाओ जाओ अंजलि आर्या, सब देख लिया मैंने, बोलकर वो उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। अंजलि उसके सामने जाकर खड़ी होते हुए बोली, शिवाक्ष सुनिए तो, आप समझ नहीं रहे हैं। शिवाक्ष ने झटके से उसे अपने करीब खींचा और खुमारी से भरकर बोला, तो समझा दीजिए ना, हम बेताब हैं सुनने के लिए। अंजलि कुछ बोलने वाली थी लेकिन शिवाक्ष के ऐसे इतने करीब खींच लेने से उसके शब्द उसके गले में ही अटक से गए। वो मुंह खोले उसे देखती रही। शिवाक्ष उसे बाहों में घेरते हुए बोला, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? तुम कुछ समझा रही थी ना? अंजलि ने हाँ में सिर हिला दिया पर कुछ बोल नहीं पाई। उसकी धड़कनें बेहद तेजी से चलने लगी थी। शिवाक्ष उसने उसका मुंह बंद किया और बोला, कुछ बोलोगी भी या बस ऐसे ही देखते रहने का इरादा है? अंजलि ने उसके चेहरे से नज़रें घुमाई और बोली, वो मैं कह रही थी कि वो इतना बोल ही पाई थी कि इतने में शिवाक्ष उसके गले से लग गया और अपना चिन उसके कंधे पर टिका लिया। अंजलि ने आंखें कसकर बंद कर लीं। शिवाक्ष के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। इस पल में वो एक सुकून पा रहा था। उसने भी आंखें बंद कर ली। उसी वक्त कॉलेज से बाहर आती श्वेता ने जब दोनों को ऐसे देखा तो ज़मीन पर पड़ा एक नुकीला पत्थर हाथ में उठा लिया और अंजलि के सिर की तरफ फेंक दिया। सहसा ही अंजलि ने आंखें खोली तो देखा कि एक पत्थर तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। वो जल्दी से शिवाक्ष को पकड़कर उस जगह से हट गई। पत्थर जाकर शिवाक्ष की गाड़ी में लगा। श्वेता ने पास की दीवार में हाथ मारते हुए कहा, शिट, फिर से बच गई। शिवाक्ष गाड़ी को देखने लगा तो अंजलि उस दिशा में देखने लगी जहां से पत्थर आया था। श्वेता जल्दी से ओट में छिप गई। अंजलि ने उसकी हल्की सी झलक देख ली थी। उसने धीरे से होंठ हिलाते हुए खुद से कहा, श्वेता, क्या ये श्वेता थी? बोलते हुए वो थोड़े असमंजस में थी क्योंकि वो पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि उसने श्वेता को ही वहाँ पर देखा। शिवाक्ष ने पत्थर उठाकर देखा तो वो बहुत नुकीला था। अगर वो किसी को भी लग जाता तो बहुत ज़्यादा जख्म दे सकता था। शिवाक्ष अंजलि को देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? अंजलि ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, पर आपको तो नहीं लगी ना? शिवाक्ष पत्थर फेंके जाने की डायरेक्शन में देखते हुए बोला, नहीं मुझे भी नहीं लगी, पर आखिर ये पत्थर मारा किसने? बोलकर वो उस डायरेक्शन में जाने लगा। श्वेता को जब एहसास हुआ कि शिवाक्ष उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वो वहाँ से निकलने के लिए रास्ता देखने लगी। शिवाक्ष ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। शिवाक्ष वापस अंजलि की तरफ आ गया। थोड़ी दूरी पर जाकर छिप चुकी श्वेता ने जब देखा कि शिवाक्ष अब वापस जा रहा है तो उसने राहत की सांस ली। अंजलि किसी सोच में डूब चुकी थी। शिवाक्ष ने देखा कि वो परेशान होने लगी है तो बात घुमाते हुए बोला, खैर तुम कुछ कह रही थी? वो मैं बस सुबह के लिए माफ़ी मांग रही थी, अंजलि ने सहज बाहों से कहा। शिवाक्ष गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला,
अब माफ़ी मांगने से क्या होगा अंजलि आर्या? सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा। अंजलि ध्यान से उसे देखते हुए बोली। तो फिर कैसे काम चलेगा? शिवांश उसे अंदर बैठने का इशारा करते हुए बोला। बैठो, बताता हूँ। अंजलि गाड़ी में बैठ गई। शिवांश ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। श्वेता ओट से बाहर निकली और अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे चली गई। शिवांश ने गाड़ी बाजार की तरफ घुमा दी। अंजलि हैरानी से उसे देखते हुए बोली, आप इस तरफ क्यों जा रहे हैं? मेरा रूम तो दूसरी तरफ है। शिवांश सामने देखते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम्हारा रूम कहाँ है। तुम्हें क्या लगता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ जो सब भूलने लगूंगा? नहीं, बोलकर अंजलि चुपचाप बैठ गई। शिवांश ने उसे खामोश होते देखा तो बोला, मुझे ज़रूरी काम है, इसीलिए हम इस तरफ जा रहे हैं। अंजलि ने सिर हिला दिया। कुछ आगे जाकर शिवांश ने एक पानी पूरी के स्टॉल के पास गाड़ी रोक दी। अंजलि ने बाहर देखा तो मुस्कुराते हुए शिवांश को देखने लगी, फिर बोली, आपको तो ज़रूरी काम से जाना है ना? शिवांश सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, हम पहुंच गए हैं। बोलकर उसने अंजलि को नीचे उतरने का इशारा कर दिया और खुद भी नीचे उतर गया। शिवांश को देखते ही कार्ट वाला बोला, अरे शिवांश बाबा, आप यहाँ आइए ना। शिवांश मुस्कुरा दिया और बोला, कैसे हैं काका? कार्ट वाला हाथ जोड़ते हुए बोला, बस आपकी कृपा है। शिवांश ने उनके हाथों को पकड़ा और नीचे करते हुए बोला, ऐसा मत कहिए। अच्छा, अब आपकी बेटी कैसी है? कार्ट वाला मुस्कुराते हुए बोला, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई है, फिर से स्कूल जाने लगी है। उसके कैंसर के इलाज के लिए अगर आप पैसा नहीं देते तो शायद आज मेरी बच्ची ठीक नहीं होती। बोलते हुए उनकी आंखों में नमी आ गई। अंजलि शिवांश को नज़रें जमाए देखने लगी। शिवांश ने उसकी आंखों को पोंछा और बोला, सुनकर अच्छा लगा। अच्छा, कुछ खिला दीजिए, भूख लग रही है। हाँ हाँ लीजिए, वैसे भी आप तो बहुत कम आते हैं। बोलकर कार्ट वाले ने मुस्कुराते हुए 2 कटोरियाँ अंजलि और शिवांश की तरफ बढ़ा दी और दोनों को गोलगप्पे खिलाने लगा। दूर खड़ी श्वेता ने दोनों को साथ में गोलगप्पे खाते देखा तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। ये तुमने अच्छा नहीं किया शिवांश। राजा से प्यादे को मरवाना चाहा था, लेकिन यहाँ तो राजा ही प्यादे को रानी बनाकर घुमा रहा है। बोलकर वो वहीं गाड़ी में बैठी उन दोनों को देखती रही। खाने के बाद शिवांश कार्ट वाले को पैसे देने लगा तो उसने पैसे लेने से मना करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं शिवांश बाबा? मेरे घर की लक्ष्मी को बचाया है आपने, आपसे पैसे नहीं लूँगा। शिवांश उसके हाथों में पैसे देते हुए बोला, काका, आपसी मामले अलग होते हैं और काम के मामले अलग, इनका आपस में मिलाना नहीं चाहिए। और मैं अपनी बात करूं तो मैं इन दोनों मामलों को अलग रखता हूं, इसीलिए मैं बिना पैसे दिए आपसे कुछ नहीं लूँगा। शिवांश का इतना काइंड नेचर देखकर अंजलि मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रही थी। कार्ट वाले ने पैसे लिए और शिवांश के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, कुछ और नहीं है देने के लिए, बस आशीर्वाद है, हमेशा खुश रहिए। शिवांश ने हाथ जोड़े और अंजलि को साथ लेकर वहाँ से निकल गया। शिवांश ने आगे के बाज़ार की तरफ गाड़ी चला दी। ये पहली बार था जब वो अंजलि को यहाँ के बाज़ार में अपने साथ लेकर जा रहा था। बाज़ार जाते वक्त पूरे रास्ते में लगभग हर एक आदमी, औरत और बच्चे सभी शिवांश को जानते थे। हर किसी के चेहरे पर उसे देखकर एक मुस्कुराहट सी बिखरती जा रही थी। उसके लिए सबके दिल में एक अलग सी रिस्पेक्ट देखकर अंजलि के दिल में भी उसके लिए इज्जत बहुत बढ़ चुकी थी। आज से पहले उसने जितना शिवांश को जाना था वो अपने साथ किए व्यवहार के चलते जाना था, लेकिन आज वो बाकी लोगों के नज़रिए से भी उसको देख पा रही थी। काफ़ी देर तक पसरी खामोशी को तोड़ते हुए शिवांश बोला, क्या हुआ, मुंह में दही जमाने का इरादा है क्या? अंजलि ने गर्दन ना में हिला दी। शिवांश बोला, तो इतनी खामोश क्यों हो? मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके साथ जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अंजलि ने जल्दी से उसकी बात को नकार दिया और आगे बोली, बस यूं ही कुछ सोचने लगी थी। वैसे अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अंजलि ने पूछा ही था कि उसी वक्त शिवांश ने गाड़ी में ब्रेक लगा दी और बाहर देखते हुए बोला, हम यहाँ आ रहे हैं। अंजलि ने बाहर देखा तो एक बड़ा सा मॉल था। दोनों गाड़ी से नीचे उतर गए तो मॉल का ही एक ड्राइवर आकर शिवांश की गाड़ी को पार्क करने के लिए ले गया। अंजलि ने मॉल को देखते हुए पूछा, आपको शॉपिंग करनी है क्या?
शिवांश जेब में हाथ डालकर उसे देखते हुए बोला, नहीं, एक गिफ्ट लेना है और उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। करोगी क्या? अंजलि ने सिर हिलाया और बोली, बिल्कुल, आप बताइए आपको कैसा गिफ्ट लेना है? कल एक ब्यूटीफुल कपल की मैरिज एनिवर्सरी है, तो उनको गिफ्ट देना है, तो इस हिसाब से देखते हैं कि क्या दे सकते हैं, शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि ने सिर हिला दिया। शिवांश ने उसे साथ चलने का इशारा किया तो अंजलि उसके साथ मॉल के अंदर चली गई। मॉल अंदर से काफ़ी खूबसूरत था। अंजलि एक छोटे बच्चे की तरह चारों तरफ देखे जा रही थी और शिवांश उसे इस तरह से देखकर मुस्कुराए जा रहा था। काफ़ी वक्त तक मॉल में घूमने के बाद भी दोनों को कुछ ऐसा नहीं मिला जो दिया जा सके। घूमते घूमते दोनों एंट्रेंस पर आकर खड़े हो गए। अंजलि ने पूछा, वैसे जिनको आप गिफ्ट दे रहे हैं वो हैं कौन? मतलब आपके रिश्तेदार हैं या दोस्त? शिवांश जवाब में बोला, अक्षत के मॉम डैड हैं। अंजलि ने सिर हिलाया और बोली, ओके, अगर ऐसा है तो अक्षत जी से उनकी पसंद बहुत मिलती होगी, तो मुझे लगता है कि आपको कोई मूर्ति देनी चाहिए, जैसे राधा कृष्णा की। उनका प्यार तो सबके दिल में उतर जाता है और प्यार भी एक मिसाल है। मुझे विश्वास है कि उनको ज़रूर पसंद आएगी। शिवांश को उसका आइडिया अच्छा लगा। उसने अंजलि की तारीफ करते हुए कहा, क्या बात है मिस आर्या, तुमने तो एकदम हटकर गिफ्ट बता दिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अंजलि मुस्कुरा दी। शिवांश आगे बोला, मुझे नहीं लगता कि इस मॉल में ऐसा कुछ मिलेगा, कहीं और देखते हैं। उसने कहा तो दोनों मॉल से बाहर निकल गए। कुछ ही आगे बनी एक छोटी सी दुकान पर अंजलि की नज़र पड़ी तो उसने शिवांश को वहाँ चलने के लिए कहा। शिवांश उसके साथ चला गया। दुकान में आकर दोनों ने देखा तो एक छोटी सी दुकान बहुत प्यारी थी। बहुत सी कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ वहाँ पर रखी थी, जिनमें से ज़्यादातर देवी देवताओं की थी। अंजलि ने पूरी दुकान को देखा और आखिर में सबसे अलग रखी हुई एक छोटी सी राधा कृष्ण की मूर्ति को उठाकर शिवांश को दिखाते हुए बोली, देखिए शिवांश, ये कैसी है? शिवांश ने उसके हाथों के नीचे अपने हाथ रखे और मूर्ति और अंजलि दोनों को देखते हुए बोला, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अंजलि उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आई, सबसे प्यारी है। आप यही लेंगे या कोई और देखनी है? शिवांश इनकार में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, तुमने सबसे पहले इसको उठाया है तो हम यही लेंगे। वैसे भी पहली नज़र में जो पसंद आ जाए उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। तभी दुकान की मालकिन ने वहाँ आते हुए कहा, सच कहा, बहुत प्यारी मूर्ति है बेटा, और ये मैंने सिर्फ एक ही बनाई है। मैं खुद मूर्तियाँ बनाने का काम तो नहीं करती, लेकिन ये मैंने बहुत प्यार से बनाई है। वैसे आप दोनों भाई बहन हैं क्या? दोनों ने जल्दी से इनकार में सिर हिला दिया। दुकान की मालकिन मुस्कुराते हुए बोली, तो मतलब दोनों राधा कृष्णा हो? तभी इस मूर्ति के राधा कृष्णा की तरह साथ में अच्छे लग रहे हो। उनकी बात सुनकर अंजलि और शिवांश दोनों ने एक दूसरे को देखा। अंजलि के गालों पर हल्की लाली आ गई। उसने नज़रें चुरा ली। शिवांश एकटक उसे देखता रहा। दुकान की मालकिन आगे बोली, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, अगर चाहो तो मेरी तरफ से ये मूर्ति ले जा सकते हो, और वैसे भी मैंने इसे बेचने के लिए यहाँ नहीं रखा, पर अगर तुम्हें पसंद है तो ले जाओ। शिवांश इनकार करते हुए बोला, नहीं आंटी, किसी को तोहफा देना है तो बिना कीमत चुकाए नहीं ले जा सकते। आप भले ही इसको बेचना ना चाहती हूँ, पर फिर भी मैं इसकी कीमत देना चाहता हूँ। दुकान मालकिन ने सुना तो बोली, अगर ऐसा है तो कोई और मूर्ति ले जाओ, मेरी बिक्री भी हो जाएगी और मेरा तोहफा भी तुम्हारे साथ चला जाएगा। शिवांश और अंजलि ने एक दूसरे को देखा। शिवांश ने उससे इशारों में पूछा तो अंजलि ने पलकें झपका दी, फिर बोला, ठीक है, तो हम कुछ और देख लेते हैं। दुकान मालकिन बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ बोली, ये हुई ना बात, चलो अंदर आओ, मैं दिखाती हूँ। दोनों उनके साथ अंदर चले गए। दोनों को साथ में एक मूर्ति पसंद आ गई। उन्होंने उस मूर्ति को खरीद लिया। फिर दोनों मूर्तियाँ साथ लेकर वहाँ से चले आए। गाड़ी में शिवांश ने कहा, वैसे नज़र अच्छी थी आंटी की। मतलब? बोलकर अंजलि उसे देखने लगी। शिवांश ने चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट तैर गई। वो अंजलि को देखते हुए बोला, क्या तुम्हें याद नहीं कि उन्होंने क्या कहा? अंजलि उनकी बातें याद करने लगी तो कुछ बातें उसके दिमाग में आ गई। उसने गला साफ किया और खिड़की से बाहर झांकने लगी। शिवांश शरारत से मुस्कुराया और बोला,
अरे क्या हुआ, क्या याद करने लगी? अंजलि ने उसे देखा और बोली, वही जो उन्होंने कहा और आपको याद आया। शिवांश गाड़ी में ब्रेक लगाते हुए बोला, अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या याद आया? अंजलि थोड़ा हिचकते हुए बोली, वही राधा कृष्ण वाली बात। शिवांश ने यह सुना तो उसका दिल किया कि अंजलि से पूछ ले कि क्या वो बात उसे भी सही लगी, लेकिन फिर उसका इरादा बदलते हुए उसने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, पर मैं तो ये बात सोच ही नहीं रहा था। मैं तो सोच रहा था कि आंटी खुद भी अच्छी मूर्तियाँ बनाती हैं, उनको अपनी भी बनाकर बेचनी चाहिए। अंजलि ने सुना तो उसका चेहरा उतर गया। वो थोड़ा एम्बेरस फील करने लगी थी तो वो चुपचाप बैठ गई। शिवांश ने उसकी खामोशी की वजह जान ली थी, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। इसी खामोशी में उसके रूम तक का सफ़र कब तय हो गया उसे पता ही नहीं चला। शिवांश ने उसके रूम के नीचे गाड़ी रोकी तो अंजलि नीचे उतरकर बिना उसकी तरफ देखे अपने रूम को जाने लगी। शिवांश भी गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी से टेक लगाकर उसे देखते हुए बोला, सुनो। अंजलि अपनी जगह पर रुक गई। पीछे पलटने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अरे पलट भी जाओ, शिवांश ने कहा तो अंजलि धीरे से पीछे घूम गई। कुछ नहीं, जाओ, उसने कहा तो अंजलि वापस से आगे जाने लगी। शिवांश फिर बोला, अच्छा सुनो। अंजलि फिर से रुक गई, फिर बुदबुदाते हुए खुद से बोली, अब कहेंगे कि कुछ नहीं, जाओ। उसने कहा ये था, इतने में शिवांश उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके कान के पास झुकते हुए बोला, नहीं, इस बार ये नहीं कहूँगा। उसे अपने बिल्कुल पीछे पाकर अंजलि ने कसकर आंखें बंद कर लीं। शिवांश उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, इस बार ये बताना था कि जो तुम सोच रही थी वो ही मैं भी सोच रहा था। अंजलि ने सुना तो जल्दी से आंखें खोलकर उसे देखने लगी, फिर अकड़ते हुए बोली, अच्छा, तो जब मैंने ये कहा था तो उस वक्त आपने मुझे गलत क्यों कह दिया था? बोलते हुए वो पंजों के बल खड़े होकर उसके बराबर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसकी मुश्किल को आसान करते हुए शिवांश ही थोड़ा नीचे झुक गया और बोला, वो मेरी मर्जी है ना, मेरा जो मन होगा मैं वो करूँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बोलकर उसने अंजलि की नाक को हल्के से पिंच कर दिया। बदले में अंजलि भी उसकी नाक को खींचते हुए बोली, बिल्कुल है, आप हर बार मुझे ऐसे शर्मिंदा नहीं कर सकते। शिवांश उसका हाथ पकड़ते हुए प्यार से बोला, अच्छा, तो तुम्हें शर्म आ रही थी, मतलब मेरे नाम से तुम शर्माती हो? अंजलि जल्दी से इनकार में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं भला क्यों शर्माऊंगी, मैं आपके नाम से नहीं शर्माती। शिवांश होंठों पर उंगली रखते हुए बोला, अरे बस करो अंजलि आर्या, इतना झूठ तुम्हें हजम नहीं होगा। बोलकर वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। अंजलि वहीं खड़ी उसे देखती रही। शिवांश ने दुकान मालकिन का दिया तोहफा गाड़ी से निकाला और अंजलि के पास आकर उसे देखते हुए बोला, इसे तुम अपने पास रखो, इससे तुम्हें हर पल याद आती रहेगी। बोलकर वो कुछ पल रुका और फिर बोला, मेरी। उसकी बात सुनकर अंजलि उसकी दोनों आंखों में झांकने लगी, जो एकटक उसी को निहारे जा रही थी। उसने तोहफे की तरफ देखा और बोली, क्या आप इसको नहीं रखना चाहते? शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम हर रोज़ इसे देखकर मुझे याद करो और शर्माओ, तो इसीलिए ये तुम्हारे पास रहेगा। अंजलि बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखती रही। शिवांश ने उसे कमरे में जाने का इशारा किया तो अंजलि अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसके कमरे में चले जाने के बाद शिवांश भी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। अंजलि बैल्कनी में आकर मूर्ति को हाथ में लिए उसे जाते हुए देखती रही। फिर अंदर आकर एक छोटे से टेबल के ऊपर उसने मूर्ति को रख दिया और बाहर से कुछ फूल लेकर मूर्ति के पास रख दिए। फिर मुस्कुराते हुए अपने कामों में लग गई। अगली सुबह कॉलेज कैंपस। अंजलि अपनी क्लासेस लेकर आकाश और खुशी के साथ बाहर बैठी थी। आकाश अपने फ़ोन में देखते हुए जल्दी जल्दी उंगलियां चला रहा था। खुशी बोली, अंजलि, वैसे मैंने सुना है कि प्यार में लोगों को जलन बहुत होती है। बोलते हुए वो आकाश को देखने लगी। उसकी बात सुनकर आकाश की अपने फ़ोन पर चलती हुई उंगलियां रुक गईं। वो कुछ बोला नहीं। खुशी फिर बोली, वैसे मैंने ये भी सुना है कि अगर दिल में किसी के लिए एहसास हो तो बिना कुछ और सोचे उसको बता देना चाहिए।
खुशी की बात सुनकर आकाश ने अंजलि की तरफ देखा। अंजलि भी उसे ही देखे जा रही थी। आकाश ने आंखों ही आंखों में कुछ पूछा तो अंजलि ने जल्दी से ना में गर्दन हिला दी। आकाश खड़ा होते हुए बोला, मैं चलता हूँ अंजलि, बस आने का वक्त हो गया है, कहकर वो वहाँ से जाने लगा। खुशी भी खड़े होते हुए बोली, मैं भी चलती हूँ अंजलि, आज मेरी भी बस आने का वक्त हो गया है, बोलकर वो अंजलि को गले लगाकर वहाँ से निकल गई। अंजलि ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। तभी अक्षत वहाँ से जाने लगा तो अंजलि को देखकर एक ख्याल उसके दिमाग में आया। उसके कदम अंजलि की ओर बढ़ गए। अंजलि उठकर वहाँ से जाने लगी तो अक्षत ने उसे आवाज़ लगा दी। अंजलि ने उसे देखा और रुक गई। अक्षत उसके पास आकर बोला, रूम में जा रही हो? जी, अंजलि ने सहजता से कहा। अक्षत बोला, वो आज मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है तो एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी है जिसमें बस कुछ फैमिली फ्रेंड्स को बुलाया गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी आओ। आओगी ना? अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, अगर आप बुला रहे हैं तो मैं आ जाऊँगी, ना आने की कोई वजह ही नहीं है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, बोलकर अक्षत मुस्कुरा दिया। फिर आगे बोला, वैसे तुम्हें घर का पता नहीं होगा ना, तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। उसी वक्त शिवाक्ष भी वहाँ पर आ गया। उसने दोनों की बातें सुन ली थी। शिवाक्ष बोला, इसे मैं ले आऊँगा अक्षत, तुझे काम होगा ना? अक्षत ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोला, हाँ भाई, काम तो है, तो ये भी ठीक है, तुम दोनों साथ आ जाना। ठीक है, तो फिर आज शाम को मिलते हैं। उसने कहा ही था कि इतने में उसे माही दिखाई दी। अक्षत बाय कहकर उसके पास चला गया। शिवाक्ष बोला, तो ठीक 7 बजे तक तैयार रहना, मैं पहुंच जाऊंगा। अंजलि ने सिर हिला दिया तो दोनों कॉलेज से बाहर निकल गए। क्या अंजलि और शिवाक्ष का खरीदा तोहफा अक्षत के मॉम डैड को पसंद आएगा? आखिर क्यों तीर्था जी अंजलि से मिलना चाहती हैं? जानने के लिए देखते रहिए मेरी आशिकी तुमसे ही।